नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा दोस्तों को शेयर करना। यदि अच्छा ना लगेगा तो डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देना। तो आइए दोस्तों, हम प्रकारवाद या कार्यवाद की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाकर के देखिए, तब इसके बाद इसका पार्ट 2 देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए हम लोग देखेंगे प्रकारवाद या कार्यवाद। दोस्तों, प्रकारवाद या कार्यवाद के प्रवर्तक विलियम जेम्स को माना जाता है। और विलियम जेम्स एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने प्रकारवाद या कार्यवाद की नींव रखा। इनके समर्थकों की बात करें तो जॉन डेवी, थॉर्नडाइक, आरियस वुडवर्थ। दोस्तों, ये भी कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। एक बात यहीं पर और बात बता देना चाहता हूँ मित्रों कि अधिकांश जो है मनोवैज्ञानिक अमेरिका से ही आते हैं। तो इनके समर्थक जॉन डेवी, थॉर्नडाइक और आरियस वुडवर्थ थे। विलियम जेम्स ने प्रकारवाद की स्थापना अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की। कहाँ की? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। यानी हम लोग ने पिछले पार्ट में देखा था कि जो संरचनावाद था, मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन वाद था, उसकी शुरुआत जो है या उसकी स्थापना विलियम बोंड ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय या कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की थी। जबकि प्रकारवाद या कार्यवाद की स्थापना विलियम जेम्स जो है अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। तो इस बात को भी याद रखना कि प्रकारवाद की उत्पत्ति जो है किस विश्वविद्यालय में हुई? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुई। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकारवाद में किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्रकारवाद में 2 बातों पर बल दिया जाता है। एक तो बात है व्यक्ति क्या करते हैं और व्यक्ति क्यों करते हैं। यानी व्यक्ति क्या करता है, यदि करता है तो वह क्यों करता है, अर्थात समझने का प्रयास करिए मित्रों। जैसे मान लीजिए यह एक कोई भी व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या करेगा। मान लीजिए हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, टारगेट होता है। व्यक्ति क्या करता है? मान लीजिए व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए हमें को अभी खेतों की सिंचाई करनी है, तो हम क्या करेंगे? खेतों की सिंचाई ही करेंगे। तो क्या करता है और क्यों करता है? तो उस खेतों की सिंचाई हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? अन्न चाहिए, जिससे हम जो है भोजन बना करके अपनी जिंदा रह सकें, स्वस्थ रह सकें। तो व्यक्ति क्या करता है और क्यों कोई व्यवहार करता है, इन्हीं बातों का अध्ययन करने के लिए प्रकारवाद या कार्यवाद की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रकारवादियों जो है चेतना के कार्यों एवं प्रभावों को समझने पर बल दिया। दोस्तों, प्रकारवादियों ने चेतना पर बल दिया। किस पर बल दिया? चेतना पर बल दिया। नहीं, एक मिनट दोस्तों, संरचनावादियों ने चेतना पर बल दिया, जबकि प्रकारवादियों ने चेतना के कार्यों एवं प्रभावों पर बल दिया था। इस बात को आप याद रखिएगा अच्छी तरह से कि संरचनावाद जो इसका पार्ट 1 मैंने बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था कि संरचनावादियों के अनुसार मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रकारवादियों ने बताया कि मनोविज्ञान में केवल चेतना पर ही नहीं, चेतना के कार्यों एवं उसके द्वारा जो प्रभाव होता है, उनके प्रभावों का भी क्या किया जाता है? समझने का प्रयास किया जाता है या उन पर अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि चेतना क्या है। चेतना को ही हम संवेदना कहते हैं। तो क्या है चेतना? पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे शरीर में क्या ज्ञानेंद्रियों कितना होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा, ये 5 क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाले
प्रथम ज्ञान को, यानी मानसिक पटल का प्रथम ज्ञान ही क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। यानी ज्ञानेंद्रियों से जो प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम संवेदना कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति जो है किसी शैया पर सोया हुआ है। मान लीजिए यह बिस्तर पर क्या किया है? सोया हुआ है और वह एक छत के नीचे सोया है। अब व्यक्ति छत के नीचे सोया है, तो व्यक्ति जब सोया है, मान लीजिए नींद में है, अचानक छत से कोई एक जीव जो है इसके शरीर पर गिर जाता है। मान लीजिए यह जीव जो है इसके शरीर पर गिर गया। व्यक्ति के शरीर पर जैसे गिरेगा तो वह उसके त्वचा की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होगा कि नहीं, हमारे शरीर के ऊपर कुछ न कुछ क्या किया है? गिर गया है। इसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे? संवेदना या चेतना कहेंगे। अब गिर गया तो यह इस जीव को व्यक्ति देखने का प्रयास करेगा अपनी आँखों के द्वारा, और मान लीजिए इधर उधर देखने के बाद उसे वह जीव दिखाई देता है। अब उस जीव का वह क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात उस जीव को देखता है कि उस जीव की कैसी बनावट है, उसके कैसे भौतिक आधार है, भौतिक संरचना कैसी है। इन सब चीज़ों को देख करके वह उसका व्याख्या करेगा। देखेगा कि अरे इसकी तो लंबी लंबी टांगें हैं, इसके 2 हाथ हैं, इसके जो है चेहरे पर बहुत सारे बाल उगे हुए हैं। तो उन सब चीज़ों को, उनके भौतिक गुणों को देख करके उसका नामकरण करेगा। क्या करेगा? नामकरण करेगा। और जब नामकरण कर देगा मित्रों, तो उसी नाम से वह नया जीव क्या किया जाएगा? दुनिया में जाना जाएगा। जैसे समझिएगा, मान लीजिए पहले हम पत्ता को, जो वृक्षों के पत्ते होते हैं उसका नाम नहीं था, लेकिन साहित्य बताता है कि पत्ता जब पेड़ों पर से गिरता था तो पत पत की आवाज़ आती थी, और इसी कारण से मनुष्यों ने उसका नाम क्या कर दिया? पत्ता रख दिया, उसके भौतिक संरचना के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। तो यही मैंने बताने का प्रयास किया कि कोई भी वस्तु, मान लीजिए मनुष्य के ऊपर कोई वस्तु गिरती है तो वह उसको पहले ज्ञान होगा, उसी को हम चेतना या संवेदना कहेंगे। और जब वह उसको देखेगा, प्रत्यक्ष देखेगा, तो उसके भौतिक गुणों के आधार पर उसका व्याख्या करेगा, और उस व्याख्या करेगा और उसके भौतिक गुणों के आधार पर ही उसको क्या करेगा? नामकरण करेगा, और उसी नाम से उस जीव को दुनिया में क्या किया जाएगा? पहचाना जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह क्या होती है? संवेदना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक नोट करके बिंदु लिखा है, साहचर्य के नियम। साहचर्य के नियम क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, साहचर्य के नियम प्रकारवादियों ने ही दिया था। प्रकारवादियों ने ही साहचर्य के नियम दिया था। तो आपसे कोई पूछ देगा कि अधिगम में या सीखने के जो साहचर्य के नियम है, वो साहचर्य के नियम किसने दिया था? तो हम सीधे सीधे कहेंगे साहचर्य के नियम प्रकारवादियों के द्वारा दिया गया था। आइए देखिएगा, पहले समझते हैं कि यह साहचर्य क्या होता है। क्या होता है साहचर्य? तो साहचर्य का मतलब समझिएगा दोस्तों, एक उदाहरण के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लड़का है और एक कोई लड़की है। अब ये पहले एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन जब इनका एक दूसरे से विवाह करा दिया जाता है तो ये अपना जीवन साथ साथ यापन करते हैं। एक अपने व्यवहार को एक दूसरे के प्रति ढालने का प्रयास करते हैं, मतलब एक साथ रह करके अपना जीवन क्या करते हैं? यापन करते हैं और अपने कार्यों को पूरा करते हैं। इसी बात को हम क्या कह देंगे? साहचर्य कह देंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे साहचर्य के नियम, जैसे समानता का नियम, समीपता का नियम और बारंबारता का नियम। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं समानता का नियम। समानता का नियम, तो दोस्तों समानता का नियम हम लोग देखेंगे। जैसे देखेंगे समानता का नियम, समझिएगा। समानता का नियम,
तो समानता के नियम का प्रवर्तक की बात करें, समानता के नियम के प्रवर्तक की बात करें तो सोरेनसन थे। सोरेनसन या सोरेनसन भी कहते हैं दोस्तों इनको, सोरेनसन। समानता का नियम किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। अब ये समानता का नियम क्या कहता है दोस्तों? समानता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता होंगे, माता पिता, तो माता पिता होंगे तो इन माता पिता के गुण जो है किसमें, उनके आने वाली संतानों में क्या होगा? हस्तांतरित होगा। ये कौन है? माता है। और कौन है? पिता है। ये माता पिता है और ये इसका क्या है? पुत्र है। तो समानता का नियम कहता है कि किसी भी प्राणी का जो विकास होता है उसका अपने ही प्रतिमान के अनुरूप होता है, अर्थात जैसा उसका पूर्वज होंगे उसी के अनुसार उस प्राणी का विकास होगा, उसी के हिसाब से उसकी भौतिक या शारीरिक संरचनाएं होंगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि माता पिता की आंखें भूरी, माता पिता में से किसी की एक आंखें भूरी भूरी हैं तो आने वाली संतान जो होंगी उस माता पिता की, तो उसकी संतानों की भी आंखें भूरी भूरी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों माता पिता के गुणों के गुण जो होते हैं वह बच्चों के गुण में क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। देखिएगा, यदि माता पिता क्या होंगे, यदि माता पिता क्या हैं? बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। बुद्धिमान है तो बालक भी क्या होगा? बुद्धिमान होगा। बालक भी क्या होगा? बुद्धिमान होगा। यदि माता पिता साधारण है, क्या है? साधारण है, तो वो बालक भी क्या होगा? साधारण ही होगा। यदि माता पिता मंद बुद्धि के हैं, किस बुद्धि के हैं? मंद बुद्धि के हैं, तो बालक भी किस बुद्धि का होगा? मंद बुद्धि का होगा। दोस्तों ये सोरेनसन का कहना था। किसका कहना था? सोरेनसन का कहना था कि यह माता पिता में जो भौतिक गुण होगा निसंदेह उनके आने वाली संतानों में वही गुण परिलक्षित होंगे, अर्थात प्रत्येक जीव या प्रत्येक प्राणी का विकास उनके प्रतिमान के अनुरूप होता है। ये मानना था सोरेनसन का। तो हमें उम्मीद है कि आपने समानता का नियम को अच्छी तरह से समझ गया होगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं समीपता का नियम। तो समीपता का नियम हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये समीपता का नियम क्या है? समीपता का नियम, समीपता का नियम समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी प्राणी सीखता है तो किसी अपने समीपवर्ती प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों को देखकर या सुन करके सीखता है या सीखने का प्रयास करता है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए यह छोटुआ है। कौन है? छोटुआ है। और यह छोटुआ के पापा जी हैं। ये छोटुआ के पापा जी हैं। अब छोटुआ के पापा जी डेली ड्यूटी करने जाते हैं मोटरसाइकिल से। छोटुआ के पापा डेली ड्यूटी करने कहाँ जाते हैं? मोटरसाइकिल से ड्यूटी करने जाते हैं। और जब ये छोटुआ के पापा इस गली से आते हैं और शाम को जब छोटुआ के पापा घर आते हैं तो जैसे इस अपने घर वाले गली में प्रवेश करते हैं इस मोड़ पर, तो क्या बजाते हैं? हार्न बजाते हैं। क्या बजाते हैं? हार्न बजाते हैं। और जब छोटुआ हार्न को सुनता है तो तुरंत आकर के गेट खोलता है, दरवाज़ा खोलता है और छोटुआ के पापा क्या चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं। दोस्तों यह क्रिया कई दिनों तक होती रहती है। अब मान लीजिए अचानक उसी टाइम को, उसी शाम में उसी समय पर कोई छोटुआ के पापा न आकर के कोई दूसरा व्यक्ति जो है वैसा ही हारन आकर के इस गली में बजाएगा उसी समय के आसपास, तो छोटुआ जो है तुरंत क्या करेगा? तुरंत आकर के गेट पर खड़ा हो जाएगा और दरवाज़ा खोल देगा। अर्थात छोटुआ जो है अपने पिता के द्वारा किए गए व्यवहार को
के आधार पर जो अधिगम किया था वो वैसा ही हार न बजने पर वह पुनः क्या कर दिया, छोटुआ ने व्यवहार कर दिया, अधिगम कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं समीपता का नियम कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए समीपता का नियम, एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है और ये बच्चों का, कई बच्चों का झुंड है। ये बच्चे साथ में आपस में खेलते कूदते रहते हैं। ये बच्चा इन बच्चों के संपर्क में नहीं जाता है। मान लीजिए ये बच्चे आपस में बहुत झगड़ालू हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन यह बच्चा इस समाज में कभी नहीं इंटर करता है। लेकिन किसी दिन यह समाज में गया और फिर नित्य दिन जाने लगा इस समाज में। अब धीरे धीरे इन बच्चों को सुन करके, इन बच्चों की बातों को सुन करके यह भी इसके अंदर ये गुण विकसित होने लगेंगे और यह भी अपने घर में आएगा तो अपने छोटे बच्चों को भी बातों बातों में गाली देने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, मारने लगेगा। अर्थात इन बच्चों को देख करके या इनको देखने के बाद या इनके साथ में रहने के बाद इनसे जो व्यवहार सीखा, आकर के अपने घर में ये व्यवहार को करेगा। इसी को हम कहेंगे समीपता का नियम। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि बारंबारता का नियम क्या है। बारंबारता, इसी पर मैं बता दे रहा हूँ क्या है बारंबारता का नियम, या इसी पर हम छोटुआ के पापा और छोटुआ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए छोटुआ के पिताजी बार बार एक ही क्रिया को दोहरा रहे हैं। अर्थात जब भी ये गली में आ रहे हैं तो हारन बजा रहे हैं और छोटुआ जो है क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। और आ करके यह तुरंत जो है क्या कर दिया, दरवाज़ा खोल दिया। फिर दूसरे दिन जब छोटुआ के पापा शाम को आते हैं उसी वक्त, तो गली में जैसे इंटर करते हैं क्या बजाते हैं, हार्न बजाते हैं। और जैसे यह क्रिया करते हैं छोटुआ तुरंत जो है प्रतिक्रिया करता है, आ करके गेट को खोल देता है और छोटुआ के पापा कहाँ चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। इसी को हम क्या कहेंगे, बारंबारता का नियम कहते हैं। और बारंबारता का नियम अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कोई बात एक बार में नहीं समझ में आती है तो उसको बार बार करने या सीखने से वह व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाती है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो और चीज़ें आपको अच्छी सी समझ में आई होंगी। हम मनोविज्ञान का अगला संप्रदाय लेकर के उपस्थित होते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।